थेट जाऊयात नागपुरामध्ये, जिथे सरसंघचालक मोहन भागवत बोलतायत. चालक जी, महानगर सहसंघचालक जी, महानगर सहसंघचालक जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, प्रतिवर्ष विजयादशमी का उत्सव संपन्न होता है और प्रतिवर्ष हम सब लोग इस उत्सव के निमित्त यहां पर एकत्रित आते हैं. परंतु इस वर्ष के उत्सव की कुछ विशेषताएं हैं. इस वर्ष की ही कुछ विशेषताएं हैं. भारतीय संस्कृति को देश विदेश में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में जिन्होंने फैलाया और एक सुसंपन्न साम्राज्य को दीर्घकाल तक चलाया, ऐसे दक्षिण के सम्राट राजराजेंद्र चोल की ये सहस्राब्दी है. 1000 वर्ष उनको हो गए. तमिलनाडु सरकार की ओर से भी इसके कुछ उत्सव हो रहे हैं. इतने प्राचीन भूतकाल में भी याद करने लायक विशेषता जैसी अपने साथ है, वैसे बिल्कुल आधुनिक काल में अभी इस वर्ष हमारे देश के सनातन मूल्यों के आधार पर एक देश काल परिस्थिति सुसंगत दर्शन स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने देश को दिया, एकात्म मानव दर्शन, उस घटना को भी 50 वर्ष हो गए. और ऐसे वैशिष्ट्यपूर्ण वर्ष में हम सब लोगों में उमंग है, उत्साह है. पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में हमारे शास्त्रज्ञों ने अपने बुद्धिशास्त्र और विज्ञान बल के भरोसे यान को प्रविष्ट करा दिया. सारी दुनिया में हमारे बुद्धिबल का गौरव बढ़ा है. अभी एशियाड खेल चल रहे हैं, उसमें इस बार अपने खिलाड़ियों में कई पदक, स्वर्ण पदक कमाए हैं. उन शास्त्रज्ञों का और उस मंगलयान के अभियान में लगे सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं. और उन खिलाड़ियों का भी हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तृत्व से देश का गौरव बढ़ाया है. और विशेषता, हमारे आज के प्रमुख अतिथि संतवर दादा वासवानी यहां उपस्थित होते तो हमारा भाग्य और खिलता, परंतु आ नहीं सके. डॉक्टर मना कर रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमको सुनने को मिला. सच्चे संत का आशीर्वाद प्राप्त होना, ये भी दिन की शुभ विशेषता है. और कुल मिलाकर उत्साह का वातावरण समाज में इसलिए भी है कि अपने मन में कुछ आकांक्षा, अपेक्षा रखकर समाज ने एक परिवर्तन लाने की ठानी और समाज ने जो चाहा उसको करके दिखाया. और इसलिए केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी सर्वदूर उत्साह है. अभी अपने प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब वहां के भारतीय मूल के लोगों का जो उत्साह दिखा, वो यही दिखाता है. एक नई आशा जगी है मन में. इन सब बातों के कारण एक विश्वास है. देश दुनिया में, देश में आत्मगौरव और दुनिया में भारत गौरव की वृद्धि हुई है. ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण अपना ये आज का विजयादशमी उत्सव है. उनकी इस विशेषताओं का महत्व है उस उत्सव की, क्योंकि ये सारा जो उत्साह है वो किस लिए है?
एक भारत का हम सपना देख रहे हैं। भारत को एक विशिष्ट स्वरूप में दुनिया में हमको खड़ा करना है। दुनिया को उसकी आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भटक रही है। परस्पर प्रेम के साथ दुनिया में जितनी विविधताएं दिखती है उन सबका स्वीकार करते हुए, सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ, परस्पर व्यवहार में सत्य, अहिंसा, समन्वय, सहयोग, सहिष्णुता, उदारता आदि की मान्यता बढ़ाने वाला आचरण परस्पर के साथ करना चाहिए। तभी सारे मानवता को सुख मिलेगा और मानवता का विकास होगा, प्रगति होगी। इस बात को दुनिया जानती नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से लेकर अब तक जो उपदेश होता है उसमें यही बातें आती है। पर्याप्त मात्रा में इन सारी बातों के बारे में प्रबोधन दुनिया में हो चुका है, परंतु दिखता ऐसे है कि ये सारी बातें होने के बाद भी, इतना प्रबोधन होने के बाद भी मानवता के विज्ञान, तकनीकी, शास्त्र ज्ञान में बहुत विकास होने के बाद भी, सुख सुविधा के साधनों की प्रचुरता बहुत बढ़ने के बाद भी, और 2000 वर्षों से सुख शांति समाधान पूर्ण आनंददायक मानव जीवन का विकास करने के अनेक प्रयोग हो चुकने के बाद भी आज दुनिया के परिस्थिति में बोलबाला दिखता है अहंकार का, दंभ का, कट्टरपन का, आपस के झगड़ों का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन सब बातों के पीछे, इस सब कथनी के पीछे करनी का समर्थन नहीं है। बातें जैसे ही चलती है वैसे आचरण नहीं चलता, क्योंकि शब्दों में है, वो चिंतन में नहीं है। चिंतन आधा अधूरा है, और इसलिए चिंतन से बोध जो होता है उसमें हम सब लोग अलग अलग हैं, सृष्टि और मानव समूह अलग अलग है, राष्ट्र अलग अलग है, अलग रूप है तो सब अलग है, भाषा अलग है तो हम अलग है, पंथ संप्रदाय अलग है तो हम अलग है, रहने की जगह अलग है तो हम अलग है। मन में इस अलगता का मंडन उस अधूरी दृष्टि के कारण जब होता है तो फिर स्वाभाविक है कि आदमी अपने हित की सोचता है, दूसरों के हित की नहीं सोचता, क्योंकि वो अलग है, मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा उनका संबंध बताने वाला जो तत्व है वो मेरे पास नहीं है, मेरी दृष्टि अधूरी है, खंडित है, मैं खंडित विचार करता हूं, सबको अलग अलग देखकर विचार करता हूं, और इसलिए सबको अपना मानने वाला आचरण मैं नहीं करता हूं। सब भीड़ में मेरा अपना स्वार्थ सुरक्षित रहे, ये मन में मैं रखता हूं, और इसलिए चिंतन में कुछ है, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है। ऐसी दुरात्माओं की चाल बढ़ती हुई सारे विश्वों में दिखते हैं। ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो बोली जाती है उसके आधार पर कोई काम नहीं करता, अपना स्वार्थ साधने की आड़ में परोपकार की भाषा बोली जाती है, और देखते हैं उसके कारण समस्या होती है। अब पर्यावरण विषय की चर्चा इतने दशकों से चली है। पर्यावरण के बारे में कम से कम प्रत्येक देश के नीतिकारों का और जो बड़े बड़े सुशिक्षित लोग, संपन्न लोग
बड़े बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान चलाते हैं, उनका प्रबंधन तो हुआ ही है, वो जानते हैं और बोलते भी है, भाषण में वही बोलेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, वृक्ष जिंदा रहेंगे तो मनुष्य जिंदा रहेगा, नदियां बहेगी तो जीवन मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सुंदर पुष्पित पल्लवित भाषा के वाक्य सुनाई देते हैं। परंतु मन में क्या है? मन में स्वार्थ है। और इसलिए पर्यावरण पर इतनी चर्चा करने के बाद भी ऐसे व्यापारी प्रतिष्ठान, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनकी नीति और सरकारों की नीति ने भी दुनिया में कहीं उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। विकास और पर्यावरण का विरोध चल रहा है और पर्यावरण के नष्ट होने की समस्या मुंह बाए और बड़ा अपना मुंह करते हुए हमारी सामने खड़ी है, वो गई नहीं। क्योंकि चिंतन अधूरा है, वो एकांतिक है, मेरी ही सही बाकी सबकी गलत, ऐसा मानने वाला है, जड़वार पर आधारित है, उपभोग पर आधारित है, सबको अलग मानता है और इसलिए स्वार्थ प्रेरित हो जाता है, संबंधों का ध्यान रखने वाला नहीं होता है। और ऐसी नीतियां जब चलती है तो उसके कारण शोषण होता है, उसके कारण दमन होता है, उसमें से हिंसा पैदा होती है, उसमें से कट्टरता और बढ़ती है, क्योंकि शोषण और दमन की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया भी वैसी ही कट्टर रहती है। प्रतिक्रिया के बारे में कहते हैं कि वो अपोजिट होती है, लेकिन वो इक्वल भी होती है। प्रतिक्रिया की दिशा विरुद्ध है, लेकिन उस प्रतिक्रिया के चिंतन के पीछे जो दृष्टि अधूरी है वो वैसी है। और इसलिए कट्टरपन, दंभ, अपने मत का अहंकार, हिंसा आदि किसी मामले में वो भी कम नहीं होती। और इसलिए हम देखते हैं कि अपने तेल के स्वार्थ के लिए मध्य एशिया में जो नीतियां चली पश्चिमी राष्ट्रों की, उसके चलते वहां जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई, उसमें से आज ISIS नाम से कट्टरवाद का एक बड़ा संगठित जमावड़ा खड़ा हो गया है और सबको डरा रहा है। अपने मत का अहंकार ये एक बात है, परंतु उस अहंकार को प्रश्रय तो शोषण दमन के कारण मिलता है। और उस शोषण दमन के पीछे जो अधूरी खंडित स्वार्थ प्रेरित दृष्टि है, वही दृष्टि इस प्रतिक्रिया के पीछे भी है। दुनिया के बहुत सारे देश, मध्य पूर्व के देशों सहित, उससे लड़ने की, उसको समाप्त करने की भाषा कर रहे हैं, उसके लिए एकत्रित आ रहे हैं और ऐसा वो कर भी लेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं, परंतु एक बार कर लेंगे तो बार बार ये नहीं होगा, इसका क्या भरोसा है। ये तो बार बार होते चला जा रहा है। जितना मानव प्रगत हो रहा है और जितनी अच्छी अच्छी बातों का उच्चारण बढ़ रहा है, उतना ये सारी समस्याएं वही की वही है, बढ़ रही है। और ऐसा लगता है कभी की भी कि मनुष्य के ज्ञान के प्रगति ने, तकनीकी की, विज्ञान की प्रगति ने और कुछ नई समस्याएं हमारे सामने लाके खड़ी की। ये परिस्थिति है। अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं कि मोर द थिंग्स चेंज, द मोर दे रिमेन द सेम। ये वाक्य समझ में नहीं आता था, विरोधाभासी वाक्य है, लेकिन यह वाक्य आज की परिस्थिति को देखकर समझ में आता है। द मोर द थिंग्स चेंज, द मोर दे रिमेन द सेम। क्या दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है कि प्रामाणिकता से अपने स्वार्थ को मन से निकालकर किसी ने वास्तव में दुनिया में इस प्रकार के सारी मानवता को सुख शांति का रास्ता बताने का उपाय किया है? तो कहना यही पड़ता है कि ऐसा उदाहरण देने वाला केवल एक देश है, वो है अपना भारत।
इस भारतवर्ष में हिमालय के और हिमालय के दोनों ओर फैले हुए पर्वतों की शाखा प्रशाखाएं जो भूमि को पदाक्रांत करते हुए सागर किनारे तक जाती है, उनके बीच में सागर पर्यंत की जो ये अपनी भारत भूमि कही जाती है, जो परंपरा से भारतवर्ष है, जिसको अखंड भारत भी कहते हैं, उस भारतवर्ष की ये विशेषता रही है। उसमें इतिहास पूर्व प्राचीन काल में एक ऐसा विचार जन्मा, और वो केवल बुद्धि की उपज नहीं थी, एक सत्य का साक्षात्कार हमारे ऋषि मुनियों ने कर लिया। उनको ये जोड़ने वाला तत्व उसका अनुभव हो गया। वो अनुभव क्या था? वो अनुभव यह था कि एक ही चैतन्य विविध रूप लेकर सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है। नाम रूप अलग है, परंतु मूल एक ही है। वो एक ही प्रकट हुआ है अनेक के रूप में, और इसलिए आपस में कोई संघर्ष नहीं है। ये जो विविध नाम रूप दिखते हैं, उसका सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, सम्मान पूर्वक, स्वीकार पूर्वक उनमें से चलकर उनके मूल में, उनके उत्स के रूप में जो एक चैतन्यमय सत्य है, उसका साक्षात्कार करो। सारी विविधताओं का सम्मान है और स्वीकार है। भाषा, पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति, जीवन के बारे में तरह तरह के दृष्टिकोण, पूजा संप्रदाय, रहने की जगह, किस भूप्रदेश का कोई रहने वाला है, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब अलग अलग रहेंगे, क्योंकि उस एक की ऐसी इच्छा है कि मुझे अनेक होकर प्रकट होना है, और इसलिए उसको इस एक का ही रूप मानकर सबको स्वीकार करो, सबका सम्मान करो। इन सब बातों के भेदों के चलते किसी को अलग मत मानो, किसी को पराया मत मानो। सब एक के ही रूप है, सब हमारे अपने हैं, सबको स्वीकार करो। इस अलगाव को लेकर किसी पर अपना मत थोपने की चेष्टा मत करो, क्योंकि दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। स्वतंत्रता है, मनुष्य को प्रकृति ने अलग अलग बनाया है, तो अलग अलग प्रकार से सोचेगा। हमारे देश ने कभी ऐसा कहा नहीं, और हमारे देश में कभी ऐसा हुआ नहीं। दुनिया भर में हमारे देश के लोग गए, उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं कि किसी के मत, पंथ, देश, जाति, उपजाति, दृष्टिकोण, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा आदि बातों को लेकर किसी का द्वेष किया, किसी को पराया माना, किसी पर ये सारी बातें अपनी थोपने की चेष्टा की। ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी हमारे देश में या दुनिया में हमने इन श्रद्धाओं के चलते किसी पर जबरदस्ती नहीं की। किसी मूर्ति पूजक की मूर्ति को खंडित नहीं किया, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं, किसी के देश के संस्कृति के स्थान को भ्रष्ट नहीं किया, उसको जीता नहीं, दूसरों को बदलने का हमने प्रयास नहीं किया। बौद्धिक स्तर पर इन सब बातों की चिकित्सा मुक्त मन से हमने की, और अन्य भी करते रहे तो उनको मुक्त मन से ऐसा करने दिया। लेकिन आपसी व्यवहार में हम सब लोग मिलकर चले, सबको अपना मानकर चले। कोई किसी पर श्रद्धा रखता है तो उसकी श्रद्धा पर हमने सार्वजनिक प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। श्रद्धा को हमने मूल्यांकन के तराजू में कभी नहीं डाला। कोई किसी पर विश्वास रखता है, कोई किसी की पूजा करता है, हमने उसकी श्रद्धा को उसके लिए मान लिया। चलो तुम करते हो, ठीक है, तुम करो, मैं अपने पर चलता हूं, तुम अपने पर चलो। तुम्हारे विश्वास में मैं बाधा नहीं बनूंगा, मेरे विश्वास में तुम मत बनो, मिलकर चलो। बौद्धिक संवाद में सब प्रकार की मुक्तता,
तार्किक चिकित्सा मुक्त मन से करो, लेकिन व्यवहार करते समय मन वचन कर्म से आत्मीय व्यवहार करो, अपनेपन का व्यवहार करो, विविधताओं का स्वीकार करो, सम्मान करो, सब मिलकर सबको सुखी करने का प्रयास करो, क्योंकि सब में एक है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का आदेश है, हमको कर्तव्य बताया है अपना, ये विचार जो मिला है उसके आधार पर, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। इस देश के जन्मे हम लोग प्राचीन होने के कारण बड़े भाई जैसे हैं दुनिया के, तो सारी दुनिया को हमको अपने उदाहरण से सिखाना है। हमारे देश से ऋषि मुनि भिक्षु श्रमण साधु संत सब प्रकार के विचारक वैज्ञानिक संत जाते रहे, प्राचीन काल में गए, मेक्सिको से साइबेरिया तक यातायात के साधन नहीं थे तब गए, कभी किसी के राज्य को विजिट नहीं किया, कभी किसी के संस्कृति को बदला नहीं, वहां जो चल रहा था उसको अधिक उन्नत किया, सेवा की। और इसलिए हमारे यहां के कवि कह सकते हैं, मैंने छाती का लहू पिलाकर पाले हैं दुनिया के क्षुधित लाल। यह हमारा इतिहास है और यही हमारा वर्तमान है। विभिन्न कारणों से अपनी आजीविका के लिए भी दुनिया भर में बसे भारतीय मूलों के लोग वहां कैसे रहते हैं, वहां की जनता को, वहां की सरकारों को पूछो। अंग्रेजी में जिससे कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, भारतीयों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। ये सबका सम्मान करने वाले, सबको स्वीकार करने वाले लोग हैं। ये कट्टर नहीं है, ये दंभी नहीं है, ये अहंकारी नहीं है, ये झगड़ालू नहीं है। सब लोग मिलजुल कर चले, सब लोग सृष्टि के साथ भी मिलजुल कर चले और मिलजुल कर सारा विश्व प्रगति पथ पर आगे बढ़े, ऐसा मान्यता रखने वाले, ऐसा व्यवहार करने वाले ये लोग हैं। ये अभी तक हमारी मान्यता है, केवल भारत का ये उदाहरण है, क्योंकि भारत के पास सबको जोड़ने वाला ये सत्य है। और इसलिए ऐसे भारत को खड़ा करना हमारे सामने विजय का नया क्षितिज है। 1947 के पहले हम कहते हैं कि स्वतंत्र होना, संपूर्ण स्वातंत्र, ये हमारा लक्ष्य है। पूज्य दादाजी ने अभी पूछा है, सच्चे अर्थ में हम स्वतंत्र है क्या? क्योंकि सबके जोड़ने वाली आत्मीयता को उत्पन्न करने वाला उस आत्म तत्व आध्यात्मिकता के आधार पर जानते नहीं, तब तक कोई आदमी सच्ची रूप से स्वतंत्र होता नहीं। और इसलिए उस आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर जो सब प्रयोगों की स्वतंत्रता देता है, सब प्रकार के चिंतन को स्वीकार करता है, आत्मीयता सिखाता है, विविधता में एकता देखने को सिखाता है, समन्वय से चलना सिखाता है, उस दर्शन के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर, उन प्राचीन शाश्वत मूल्यों के आधार पर आज के अद्ययावत भारत का निर्माण, देश काल परिस्थिति सुसंगत भारत का निर्माण, ऐसा भारत जो सर्वांग सुंदर हो, जो परम वैभव संपन्न हो, जो सब प्रकार से समर्थ हो, निर्भय हो, लेकिन जिसके सामर्थ्य और निर्भयता के साथ उसके मन में करुणा हो, उसके मन में सद्भाव हो, उसका सामर्थ्य दुनिया की सेवा और परोपकार के लिए जुटे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, ये खलों का होता है, दुष्टों का होता है। हमारे सपनों के भारत के पास ये सारे गुण रहेंगे, लेकिन उपयोग क्या करेगा? साधोर विपरीत में तत्, साधुओं की रीति, अच्छे लोगों की रीति उल्टी होती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा सामर्थ्य संपन्न भारत हमको चाहिए, जिसकी संपन्नता सुनीति सहित अवतरित होगी,
जिसके विकास का पथ सर्वत्र मंगल की सृष्टि करने वाला होगा। भारत के मूल के विश्व भर में बसे हुए लोग वहां इसके अपने सनातन मूल्यों के आधार पर अद्यतन जीवन का उदाहरण सामने रखते हुए को उदारता तर को सरसंघचालक मोहन भागवत हे संबोधित करत होते। यावेळी नागपूरमध्ये त्यांचं हे भाषण सुरू होतं। आपण पाहूयात पुन्हा एकदा ते काय म्हणतात। जो इस भूमि से नाता बताता है, इस भूमि के पूर्वजों से नाता जोड़ता है और आया अपने आप को इस संस्कृति का विरासतदार मानता है, तो संपूर्ण विश्व में वो निर्भय होकर, सुरक्षित होकर, प्रतिष्ठित होकर रह सके, ऐसा भारत हमको खड़ा करना है। ये हमारे सामने कर्तव्य है। हमने जो परिवर्तन देखा, वो समाज ने परिवर्तन किस लिए किया? समाज के बोलने में जो इच्छाएं, आकांक्षाएं थी, उसके मूल में क्या था? भारतवर्ष के सामान्य व्यक्ति के मन में सुखी, संपन्न, निरामय जीवन की जो कल्पना है, वो इसी जीवन की कल्पना है। ऐसा जीवन प्राप्त कराने की अंतर्मन में इच्छा लेकर तात्कालिक परिस्थिति के संदर्भ में चिंतन करते हुए ये परिवर्तन समाज ने लाया है। सोच समझ के लाया है और आनंद की बात है, अभी उस परिवर्तन को 6 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अपने अंतर्राष्ट्रीय संचार में, अंतर्राष्ट्रीय नीति के संचालन में, देश की सुरक्षा, देश की अर्थनीति आदि आदि अनेक जीवन के अंगों में वहां जिनको समाज ने पहुंचाया, उनके करने से जो संकेत मिलते हैं वो आशादायक है, वो विश्वास जगाने वाले हैं, वो आनंददायक है। बहुत उदाहरण इसके दे सकते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, 60 साल में फिर एक बार अचानक ऐसी बाढ़ आई, सर्वग्रासी, बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग काल कवलित हो गए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। इस बाढ़ से पीड़ित सब लोगों के दुख में हम सहसंवेदी हैं, परंतु ये होते ही नित्य के अनुसार समाज की संवेदना जागी। ऊपर से दिखने वाले हमारे समाज में कितने भेद कलह है, परंतु कोई संकट अगर सबके सामने उपस्थित होता है या समाज के किसी अंग पर, तो समाज अपनी मूल एकात्मता का परिचय देता है, संवेदना से बर्ताव करता है। वैसे ही हुआ, सारा समाज जुड़ गया वहां राहत के लिए और अपने अपने स्थान पर जमा कर रहा है राहत के लिए साधन। संघ के स्वयंसेवक तो करते ही है, उनकी तो कीर्ति है रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। जिस दिन वो बाढ़ आई उस दिन से काम में जुटे, राहत के लिए लगे। सेना ने अपनी कार्य तत्परता का फिर एक बार परिचय दिया, लेकिन केंद्र शासन तत्परता से उस राहत के लिए दौड़ा, वो बहुत वर्षों के बाद पहली बार देखी। ऐसे अनेक संकेत हैं, वर्णन मैं करता नहीं, क्योंकि रोज कुछ न कुछ आ रहा है, रोज हम पढ़ रहे हैं, उस पर लेख आ रहे हैं, जानकार लोग उसके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारे सबके सामने है। 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसा है कि जिस सपनों के भारत के निर्माण का चित्र हमारे अंतर्मन में है, शायद इस बार इस शासन के नेतृत्व में उस दिशा में धीरे धीरे बातें बढ़ेगी। अच्छी बात है, आनंददायक बात है, परंतु अभी तो 6 महीना भी नहीं हुआ। इस आशा और विश्वास को कायम रखते हुए हमको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी हो और छू मंत्र करके सब ठीक कर दे, ऐसे हो नहीं सकता। विश्व में प्रचलित सारे विकास पथ अधूरे हैं, दृष्टि अधूरी है, खंडित है।
मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, उनकी एक कमी का मैं निर्देश कर रहा हूं, उसके चलते समस्याएं हैं। लेकिन हमारा देश भी किस विचार पथ के प्रभाव में चल रहा है? वो तो स्वतंत्रता के बाद आज तक उसी अधूरे चिंतन के प्रभाव में हमारे देश में सारे कार्य चल रहे हैं। विश्व के प्रगत देशों के समाज को देखते हैं तो उनकी एक गुणवत्ता ध्यान में आती है। हजार वर्षों के आक्रमण के काल में जो अव्यवस्था, विपन्नता और बाहरी आक्रमण की मार को झेलना, ये सब काम हमने किए, सतत लड़ते रहे, हमको ध्यान नहीं रहा और इसलिए उस गुणवत्ता की कमी हमारे समाज में भी है। अनुशासन चाहिए, दिखता नहीं। छोटी बिल्ली भी अपने शरीर को दिन में 10 बार अपनी जीभ से साफ करती है और कुछ नहीं कर सकती। तो हमारे यहां अपने देश को स्वच्छ रखने का आह्वान प्रधानमंत्री को करना पड़ता है और अभियान को चलाना पड़ता है। ऐसे जो सामाजिक सहजीवन के सह अस्तित्व के लिए आवश्यक ऐसी बातें हैं, हमारा अभ्यास छूट गया है। विविधताओं के भेद बन गए, उनको दूर करना अभी बाकी है। हमारे समाज के गुणवत्ता के बढ़ने की आवश्यकता है। सदियों से उस पर जो क्षरण की मार पड़ी है वो अभी रुकी नहीं, उसको रोकने का काम करना आवश्यक है। और ऐसी परिस्थिति होने के कारण दुनिया की और देश की जो स्वार्थी ताकतें हैं वो इन दुर्गुणों का लाभ लेती है, भेद की दरियों को और चौड़ा करती है और उन झगड़ों के आग पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकती है। वो ताकतें अभी भी कायम है, वो मिटी नहीं। भले ही लगता होगा वो पराजित हो गई एक लड़ाई में, लेकिन उनका निपात नहीं हुआ। ऐसी सारी बातों को लांग कर उस तंत्र में युगानुकूल परिवर्तन सनातन मूल्यों के आधार पर लाना, ये काम उस शासन को करना पड़ेगा। उसको समय लगेगा, करना तो पड़ेगा। सारी दुनिया से सीखना पड़ेगा। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। यद्यपि अधूरी खंडित दृष्टि है, जो कर्तृत्व उन्होंने किया है, उनके सद्गुणों ने कई बातों को पूरा भी कर दिया है और इसलिए उस विकास पथ से लेने लायक क्या है उसका विचार करते हमारे देश के अनुकूल जो है वो लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। परंतु उसी समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये दृष्टि अधूरी है, वो उपयोगी नहीं हो सकती और इसलिए उस अधूरेपन के कारण, खंडित दृष्टि के कारण वहां पे जो त्रुटियां आई है उनको सुधारना पड़ेगा। अपने देश में उसके प्रयोग करने पड़ेंगे। अपने सनातन मूल्यों के आधार पर आज की परिस्थिति में चलने लायक ऐसा एक काल सुसंगत उदाहरण तंत्र का, नीति का, विकास का यहां पर शासन प्रशासन को मिलकर करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी देशों की दृष्टि कुछ हो, हमारी दृष्टि तो पक्की है। हमारा विकास हुआ हम तब कहेंगे, हम संपन्न हुए हम तब कहेंगे, हम सुरक्षित हुए ऐसा हम तब कहेंगे जब हमारी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो संपन्न है, वो सुरक्षित है, वो विकसित है, तब हम कहेंगे। वही हमारा लक्षण है, हमारा पैमाना साफ है। दुनिया करती है, जीडीपी की चर्चा करती है और कई बातों की चर्चा करती है, लेकिन हमारे देश में मानक तो एक ही है। आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी, उसका भला होना चाहिए। उसके लिए क्या आ रहा है, उसके स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। सब देशों से, दुनिया भर से लेना है, लेकिन हमको ये ध्यान में रख के अपने तंत्रों को विकसित करना पड़ेगा। उस लेने का भी उपयोग क्या हो, क्योंकि सुरक्षा और संपन्नता ये तभी तक रहते हैं जब तक हम आत्मनिर्भर हैं। अगर हम सब बातें अपनी खुद नहीं कर सकते हैं, परनिर्भर है, परावलंबी है,
इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ऐसी कई बातें हैं। आत्मनिर्भरता का पैमाना हमारे सब प्रकार की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा से लेकर तो जल अन्न सुरक्षा तक, सब बातों में यह आत्मनिर्भरता काम करती है। उधार के पैसे पर संपन्न होने वालों को संपन्न नहीं कहते। जिनका अपना उत्पादन रहता है, जिनका अपनी कुछ बचत रहती है, जिनकी अपनी कुछ स्टेट रहती है, उनको संपन्न कहते हैं। आत्मनिर्भरता ये संपन्नता का भी लक्षण है, यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा करते समय हमारे लिए मार्गदर्शन भी है। सौभाग्य से आधुनिक काल में भी स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, अनेक चिंतक हो गए। स्वामी रामतीर्थ, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, उनसे लेकर तो महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, पूज्य विनोबा भावे, संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरु जी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, और अभी जिनके दर्शन का 50वां वर्ष चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय, अनेक लोगों ने अपने देश की अर्थ नीति, सुरक्षा की नीति, परराष्ट्र नीति, सामाजिक नीति, महिलाओं के संबंध में, जातपात, कई बातों में बहुत व्यापक और गहन चिंतन किया है और कई लोगों ने प्रयोग भी किए। हमको दुनिया भर में जो ज्ञान है उससे जो अच्छा है वो स्वीकार करते समय अपने इस चिंतन, अपने इस ज्ञान पर पैर पक्के रखकर चलना पड़ेगा। उसके आधार पर देश में एक काल सुसंगत पथ का निर्माण करना पड़ेगा। परंतु केवल शासन प्रशासन कुछ करे तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे में क्षमता है, सारी दुनिया को भारत दे सकता है, क्योंकि पूर्व में एक बार दिया है। विश्व का सर्वोर देश हम कई शताब्दियों तक रहे, सारे विश्व को व्यापार दिया है, अर्थ दिया है, ज्ञान दिया है, सब दिया है। विश्व के हम नेतृत्व में थे, ऐसे अनेक साल गुजारे हमने। हमारे खून में है, हमारी क्षमता में है, हम कर सकते हैं। इस स्वाभिमान और विश्वास के साथ उन सनातन मूल्यों के आधार पर एक नई रचना खड़ी करने का काम है। कठिन काम है, अकेले शासन और प्रशासन कर लेंगे ऐसा मानना नहीं। परिवर्तन तो लाया हमने उसी के लिए, लेकिन हमारा काम समाप्त नहीं हो, क्योंकि परिस्थिति बहुत जटिल है, बहुत जटिल है, संकट भी बहुत है। हम जानते हैं, अपने देश की परिस्थिति भी देखें तो दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, वहां जाएंगे, घूमेंगे तो ध्यान में आएगा, पेपर में भी आता ही, जिहादी गतिविधियों में वृद्धि हो गई। संघ के भी कई कार्यकर्ताओं की तमिलनाडु में हत्या हो गई और उसकी जांच, दोषियों को पकड़ना, ठीक से उनका निपटारा करना, इसमें जो गति चाहिए, दृष्टि चाहिए, वो वहां के सरकारों के करने में दिखती नहीं। पुलिस है, बहुत सारी बातें हैं वहां पर, लेकिन उनके होते हुए भी और बार बार सावधान करने के बाद भी इन गतिविधियों की वृद्धि हो रही। पश्चिम बंगाल में, असम में, जो छोटा सा हिस्सा बिहार का भी लगा है बॉर्डर पर, उस सारे इलाके में ये जो अवैध घुसपैठ होती है, घुसपैठिए आते हैं, तस्करी करते हैं, जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं और मतों की आशा में लांगुल चालन की नीति चलती है। वहां राज्य सरकारें हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनको अनदेखी उनकी करती है। क्यों? मतों की लालच है, तुष्टीकरण की नीति चलती है। उसके चलते वहां हिंदू समाज का जीवन तो खतरे में आएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही रही है। सीमा के उस पार भी बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक जो हिंदू है, उनकी जैसी हालत है।
लगभग वहां तक बातें जाएगी। क्या ऐसा भय वहां के हिंदू समाज को सता तो रहा ही है, लेकिन इतना ही नहीं, देश के सीमा की सुरक्षा संकट में आ गई है, कानून और व्यवस्था भी संकट में आ गई है। ये स्थितियां हम देख रहे हैं। देश के संपत्ति की लूट हो रही दक्षिण भारत के समुद्र किनारे से, वहां के रीति में थोरियम आता और कई प्रकार के, जिनको अंग्रेजी में रेयर अर्थ्स कैसे, ऐसे बिरला मूल द्रव्य मिलते हैं, उसके लिए उस रेती की तस्करी होती है। वर्षों से चल रहा है, थम नहीं रहा है। उस पर कोई उपाय योजना होती हुई दिखाई देती नहीं, क्योंकि मतों की नीति उन माफियाओं का भी लांगुल चालन करती। ये सब ठीक होने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी जटिल परिस्थिति में सरकार और प्रशासन जो अपना काम करेगा, ऐसे संकेत दे रहा है, वो तो करेगा ही, लेकिन समाज का भी कुछ दायित्व बनता है कि नहीं। घुसपैठिए घुसते हैं और यहां आकर घुल मिल जाते हैं। रेशन कार्ड और मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज होता है, तो उनको मदद किसकी मिलती है? हमारे अपने समाज के लोगों को ही मिलती है। कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि बंगाल आसाम की उस पर्याप्त जल वाली भूमि में खेती का परिश्रम वाला धंधा लोग छोड़ देकर घुसपैठियों को राशन कार्ड प्राप्त करा देने का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उससे आय ज्यादा होती है। ये लोग कौन है? ये कोई बांग्लादेश के लोग नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं, ये हमारे अपने देश के नागरिक हैं, हमारा अपना समाज है। अज्ञान है, स्वार्थ है। मांस निर्यात बंद होनी चाहिए। अपना देश जिस प्रकृति का है उसमें मांस, प्राणियों के मांस से पशु पक्षियों के कमाना ये नहीं चलेगा, वो बंद होना चाहिए। विशेषकर गोवंश जो अपने अर्थतंत्र के रीढ़ की हड्डी बन सकता है और पहले था, और वही एकमात्र सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त साधन है, उसकी हत्या तो पूर्ण बंद होनी चाहिए। लेकिन फिर समाज में शाकाहार बढ़ रहा है कि मांसाहार बढ़ रहा है, यह भी देखना पड़ेगा। समाज गौसेवा कर रहा है कि जब तक गाय से पैसा मिलता है तब तक रखता है, और बूढ़ी होने के बाद गाय और माँ बाप को वृद्धाश्रम में और गाय को गौशाला में बेचता है। ऐसा समाज है। तो सरकार क्या करेगी, कितना करेगी? समाज के विचारों में और आचरण में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, सरकार चीन के सामने डटकर खड़ी रहे, पाकिस्तान, ऐसा हम कहते हैं, वही नई सरकार लगता है खड़ी रह रही, परंतु जब तक हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों तक, रोज के उपयोग की वस्तुओं तक चीन का बना माल खरीदना छोड़ नहीं देते, तब तक सरकार को बल कहां से मिलेगा? स्वदेशी का आचरण समाज अगर नहीं करता आग्रह पूर्वक, तो अर्थतंत्र की आत्मनिर्भरता कहां से आएगी? नक्सली उग्रवाद चलता है, सरकार की नीति होनी चाहिए, उसका काम है। केंद्र और राज्यों की कुछ संयुक्त नीति बने, वो कारगर हो, राह देख रहे हैं, अभी दिख नहीं रहा होगा। लेकिन ये नक्सलवाद आया कहां से? उसको ये बारूद कहां से मिलती है? मानवीय उनके अनुयायी कहां से मिलते हैं? समाज में जो शोषण दमन चलता है, उसके चलते उसको अंग्रेज में कहते हैं कैनन फॉडर, वो मिलता है। शोषण करने वाले कौन है? अपने ही समाज के लोग हैं। किसका शोषण कर रहे हैं? अपने ही समाज के लोगों का कर रहे हैं। हम इतने सारे लोग हैं, हमको उस शोषण के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। अगर विकास वहां तक पहुंचा नहीं है तो शासन को पहुंचाना चाहिए, उनको पारदर्शी जवाबदेह होना चाहिए, ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, समाज का भी कुछ कर्तव्य है। समाज भी अपने सेवा के द्वारा अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के अभियान में अपना योगदान करे। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प चलते हैं, बहुत सारे संगठन काम करते, उनका बल बढ़ावे। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वो अर्थ के लिए पंगु न बने, इतनी तो चिंता करें। समाज के मन में यह संवेदना हो, मेरे अपने समाज के और इन भाइयों को हम शोषित नहीं रहने देंगे, शोषण मुक्त समता युक्त समाज खड़ा करेंगे।
अपने आचरण से, अपने उद्यम से खड़ा करेंगे। ये समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सेना से लड़ने की अपेक्षा करते हैं तो समाज का जो सेना के बारे में संवाद चलता है, माध्यमों का चलता है, वो उनका मनोबल घटाने वाला नहीं होना चाहिए, बढ़ाने वाला होना चाहिए। सेना में अफसरों की कमी है, समाज में तरुणों की कमी है क्या? सबसे ज्यादा तरुणाई वाला देश हमारा आ रहा है सामने, और ऐसे समय में देश के सेना को अफसर नहीं मिल रहे। 23,000। तो समाज को कुछ दायित्व है कि नहीं? अपने बच्चों को केवल डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर ही बनाएंगे कि सेना में, पुलिस में, न्यायपालिका में, फौज में, पत्रकारिता में भेजेंगे? समाज जीवन के जिस अंग में अच्छा काम करने की आवश्यकता है, अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है, वहां पर अच्छा काम करने वाला क्षमतावान अच्छा व्यक्ति जाएगा कहां से? वो जाएगा तो समाज से। और इसलिए समाज को यह करना पड़ेगा। समाज के जीवन का प्रतिबिंब समाज के परिस्थिति में मिलता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसा है ना अपना। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोटवत, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। ये अपने घर का परंपरागत संस्कार है। अपने घर में ये ढीला हो गया तो स्वाभाविक नशाखोरी बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे, अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। उसको रोकना, कड़ा कानून देना, दंड देना आवश्यक है। शासन को करना है, प्रशासन को करना है। परंतु हम प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे, तुम इलाज करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। इस प्रवृत्ति को अगर रोकना है तो संस्कारों का पुनरुज्जीवन समाज के वातावरण में, समाज के घर परिवारों में होना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो परिस्थिति का नियंत्रण करने वाली व्यवस्थाएं कितने दिन चल सकती है, कितना कर सकती है? और इसलिए हम लोगों को भी अपने देश को ऐसा सिरमौर देश बनाकर खड़ा करना, उस कर्तव्य के प्रति ध्यान देने के लिए उसमें अपने भी करने का कुछ सहभाग है, इसकी ओर जागरूक होना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? मनस्थिति ऐसी बनती है कि सब कुछ सरकार करे। हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार करे। परंतु सब कुछ सरकार कैसे करे? कुछ बातें तो हमको ही करनी है। कुछ बातों के लिए सरकार के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, पैरों पर खड़ा करने वाली चाहिए, वगैरह वगैरह कहते हैं हम। लेकिन शिक्षा क्या केवल विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में होती? क्या अपने घर में संस्कारों की शिक्षा नहीं होती? हम अपने बच्चे को कैसा खड़ा कर रहे हैं? उसकी वृत्ति क्या बना रहे हैं? उचित अनुचित का विवेक देकर दुनिया में वो खुला घूम सके और घूमने के बाद भी उस पर अनिष्ट परिणाम न हो, इतना मजबूत उसको बनाने का काम अपने घर में हो रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। माध्यमों से कुसंस्कार न जाए, जनता का प्रबोधन करना आपका कर्तव्य है। तो विकारों को भड़काने वाले विज्ञापन, विकारों को भड़काने वाले समाचार न परोसे जाए, इस पर कोई नियंत्रण की व्यवस्था शासन प्रशासन लाए। ठीक है, माध्यमों का, शासन प्रशासन का कर्तव्य है। परंतु दूरदर्शन पर क्या देखना, ये तो अपने हाथ में है। अपने घर के बालकों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसका विवेक, इसका संस्कार देना, वो तो अपने हाथ में है। ये सारी बातें तो शास्त्र कहता है, विज्ञान कहता है कि 6 वर्ष का बालक हो जाता है तब तक उसकी प्रवृत्ति किस दिशा में बढ़ेगी ये तय हो जाता है। बाकी तो सारी बाहर की बातें है, बात की जानकारी है, लर्निंग है, इंफॉर्मेशन है, स्किल लर्निंग है। लेकिन दिशा क्या रहेगी जीवन की, पिंड क्या रहेगा, ये तो 6 साल की आयु तक बन जाता है, वो तो घर में ही बनता है। ये सारी बातें हमको करनी पड़े। हमको अपने परिवार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अपने परिवार में, हम देश में जिस प्रकार का जीवन चाहते हैं, उस प्रकार का जीवन जीने की इच्छा रखने वाला बालक खड़ा हो रहा है कि नहीं, उस पर वो संस्कार हो। इसलिए हम जो घर के बड़े लोग हैं, उनका अपना उदाहरण है कि नहीं,
नहीं तो हमेशा सत्य बोलने का उपदेश करना बालकों को, और बालक निद्रा का स्वांग करके पड़े हैं, तब माता पिता का संवाद सुनते हैं, उसमें उनको अनेक झूठ मिलते हैं, तो उपदेशों का परिणाम नहीं होगा, उदाहरण होना पड़ेगा, आत्मीयता होनी पड़ेगी। क्योंकि बिना घर परिवार में मुक्त संवाद चले ये बातें हो नहीं सकती। मैंने सुना है कि आजकल समय, बच्चों से बात करने का समय नहीं रहता। ऐसे कैसे समय नहीं रहता? जिस कमाई में ये समय आप लगाते हो, वो कमाई कर किसके लिए हो? क्या कमाई से केवल जीवन चलता है? और इसलिए अपने घर में यह मुक्त संवाद, आत्मीयता का वातावरण, आज की पीढ़ी अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती है, वो केवल आज्ञाकारी नहीं है, उनके प्रश्नों का ठीक उत्तर देना, उसको समझाना, उसके लिए संवाद, आत्मीयता, ये सब आवश्यक है। ऐसा संस्कार हमारे घर में होता है क्या? कुटुंब प्रबोधन का काम सरकार के लिए क्यों रखना? अपने घर का काम आज से आप शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन तय करो घर वालों से बात करके। जो दिन आपके घर में जरा अच्छा माना जाता है, सब लोग सुविधा से एक जगह आ सकते हैं, ऐसा दिन चुनो। उस दिन रात के भोजन के पहले सबने एकत्रित आना, अपने घर में जैसी श्रद्धा है वैसा भजन करना, एकत्रित भोजन करना, और उसके बाद बैठकर गपशप करना। क्रिकेट, सिनेमा और राजनीति, 3 विषयों को गपशप के बाहर रखना, बाकी बातों की चर्चा करना। अपने घर में क्या क्या हो रहा है, कैसा है। हमारे घर में अच्छे चित्र चाहिए, तो चित्र कौन से है? कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे पूर्वजों की, अपने कुल के पूर्वजों ने क्या क्या अच्छे काम किए हम जानते हैं क्या? महापुरुषों की कथाएं और छोड़, अपने पूर्वजों में 7 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले अच्छे काम किए होंगे, दान दिया होगा, कुछ देश के लिए कुछ काम किया होगा, जेल गए होंगे उसके लिए, कुछ तो किया होगा अच्छा काम। कम से कम अपने घर परिवार को गरीबी से ऊपर उठाकर एक संपन्न परिवार बनाया होगा, इतना तो किया ही होगा। क्या उनका चलन अपने घर में बच्चों को हम बता नहीं सकते? अपने देश के स्थिति के बारे में बता नहीं सकते? अपने घर से देश का अभाव दूर करने का काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अपना जितना दायरा है घूमने फिरने का, उसमें अभावग्रस्त लोग नहीं है क्या? बहुत है। उनके अभाव को दूर करने के लिए कौन सा काम हम कर सकते हैं अपनी रुचि क्षमता के अनुसार? बहुत संगठन काम कर रहे हैं। ये विषय ऐसा नहीं है अभाव दूर करने का कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा का अभाव, संस्कारों का अभाव, रोजगार का अभाव, विकास का अभाव दूर करने के लिए अनेक संगठन, व्यक्ति, संस्थाएं अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हम किसी एक में जुड़ सकते हैं जो अपने को अच्छा लगता हो, या हम अपनी प्रतिभा से कोई ऐसा काम आवश्यकता अनुसार शुरू कर सकते हैं। कम से कम अपने घर में, अपने घर के काम करने के लिए जो हम वैतनिक नौकर रखते हैं, काम वाले लोग रखते हैं, उनके परिवार का, उनके अपने अभाव का ध्यान तो हम रख सकते हैं। हम करना शुरू करें तो यह सब होगा, केवल सरकार प्रशासन पर छोड़ के नहीं होगा। ये काम समाज करे, ऐसी जागृति करने का काम जिनका है उनको भी सजग रहना पड़ेगा। हमारे देश में अनेक संस्थाएं, सरकार और प्रशासन को छोड़ दिया तो भी जिन जिन बातों का सरकार विचार करती है, प्रशासन विचार करती है, उन बातों का भी विचार करने वाले अनेक संगठन हैं, अनेक संस्थाएं हैं, अनेक व्यक्ति भी है व्यक्तिगत कार्य करने वाले। उनका दायित्व समाज प्रबोधन का है। समाज की समस्याओं के परिष्कार में लगे हुए अभियान करने वाले संगठन है, उनका भी दायित्व है समाज प्रबोधन का। शासन, प्रशासन और ऐसे सब व्यक्ति और संगठनों के बीच में एक संवाद की स्थिति आवश्यक है।
क्योंकि शासन प्रशासन की नीतियों को समाज का समर्थन खड़ा करने का काम इन्हीं संगठनों के जागृति के माध्यम से होता है। और हम नीतियां तो चल रहे हैं, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, अंतिम आदमी तक क्या पहुंच रहा है, इसका प्रतिभाव अगर शासन प्रशासन को चाहिए तो समाज में रहकर काम करने वाले ये व्यक्ति, संस्था, संगठन, उन्हीं का उपयोग होता है। समस्या है, सुनी नहीं जा रही, तब आंदोलन अभियान एक अलग बात है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन समाज प्रबोधन और शासन प्रशासन के साथ संवाद रखकर, और शासन प्रशासन भी अपने तरफ से इनके साथ संवाद रखे, तो ये प्रगति की गाड़ी ठीक चलेगी। ये हमको करना पड़ेगा, अपने समाज का अभाव दूर करना और अपने समाज का भेदभाव दूर करना, संस्कारित समाज को खड़ा करना और राष्ट्र निर्माण के उद्यम में उसको खड़ा करना, ये हमको करना पड़ेगा। सामाजिक भेदभाव तो कोई सरकार या प्रशासन मन से हटा नहीं सकती, व्यवस्थाएं खड़ी कर सकती है, लेकिन जब तक मन से जाता नहीं तब तक व्यवस्थाओं का उपयोग नहीं है। मन से भेदभाव हटाने का काम केवल समाज कर सकता है। हम अपने मन से प्रारंभ करें। जाति पाति पंथ संप्रदाय भाषा प्रांत मत पक्ष, इन सब भेदों को मैं अपने मन से निकाल दूंगा। प्रत्येक भारतवासी भारत माता का पुत्र मेरा अपना भाई है, ऐसे उससे मैं स्वयं व्यवहार करूंगा। मेरे मन में भी भावना नहीं आएगी भेद की। यही अपने घर में कीजिए। हमारे घर में परंपरा से हो सकता है कुछ ऐसी कुरीतियां चलती होगी, अंधविश्वास चलते होंगे, सबको साफ करना पड़ेगा। और घर में भी सबके प्रति समानता के वातावरण, व्यवहार, मन वचन कर्म से प्रकट हो, इसको देखना पड़ेगा। अपने मित्रों में, परिचितों में, उनके घरों में यही हो, ऐसे संबंध रखने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी। मंदिर, स्मशान और पानी की जगह सब हिंदुओं के लिए एक होनी चाहिए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। कोई संघर्ष नहीं करना है, समाज को जोड़ने के लिए करना है। सबका मन बनाना पड़ेगा। मन बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, तो सातत्य से यह काम करना पड़ेगा, नम्रता से करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। भारतीय महापुरुषों को भी इन भेदों ने जाति पातियों में बांट दिया है। सब महापुरुषों के उत्सव, समाज के सब प्रकार के वर्गों के पर्व त्योहार उत्सव, सब हिंदुओं के उत्सव बने, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। अपनी सहभागिता होनी चाहिए सर्वत्र। समाज के सब वर्गों के लोगों को सब ऐसे कार्यक्रमों में जाने को प्रेरित करना चाहिए। हम ये सारी बातें करेंगे तब 2000 वर्षों की आदत से अपने मन की आत्मीयता का दायरा जो संकुचित हो गया, 1000 वर्षों की आक्रमण की अव्यवस्था ने उसको एक पक्की रूढ़ी का जो स्वरूप दिया है और अपने स्वार्थ की भावना उसको जीवंत रखती है, उस दायरे का संकुचन प्रारंभ होगा। एक दिन वो दायरा या तो टूट जाएगा या तो विलीन हो जाएगा, लेकिन पहला पग हमको बढ़ाना पड़ेगा। आज सीमोल्लंघन का दिवस है। यह एक विशिष्ट प्रकार का सीमोल्लंघन आज से हम लोग प्रारंभ करें। सामाजिक समरसता का काम अपने से प्रारंभ करके करना और संस्कार लोप का उपाय करने के लिए अपने कुटुंब के प्रबोधन से प्रारंभ करना। एक नए प्रकार का सीमोल्लंघन मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग करें तब होगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मात्र शासन प्रशासन के प्रयास से देश का और विकास हुआ है, ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है। समाज की गुणवत्ता है, समाज के सामने ये भव्य लक्ष्य है। समाज उस ध्येय के लिए उद्यम करता है तो शासन प्रशासन सहायक हुआ है, उसके करने का परिणाम हुआ है और देश का कायापलट हुआ है, ऐसा हुआ है। हमको यही करना पड़ेगा।
क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति में हम लोग आज है, उसकी जटिलता और गंभीरता जितनी है, दुनिया में जिस प्रकार के भारत खड़े होने की दुनिया की आवश्यकता है, और संपूर्ण देश में जिस प्रकार के भारत का सपना अपने अंतर्मन में रखकर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए समाज के इस प्रकार गुणवान संगठित होकर उद्यम करने के सिवाय दूसरा चारा नहीं है। हमारे पास दर्शन है, विचार है, दुनिया के आज की सारी समस्याओं का इलाज है, परंतु उस आचरण को अपने रोज के आचरण में उतारने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता को प्राप्त करना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए उन मूल्यों के आधार पर अपने देश के उन्नति का अपना पथ तैयार करने की इच्छा आज के अपने देश के कर्णधारों में और उनके द्वारा उनके प्रशासन में है। ऐसे संकेत मिल रहे, लेकिन मात्र उससे काम नहीं चलेगा। संपूर्ण समाज की ये इच्छा बननी चाहिए, संकल्प बनना चाहिए और उद्यम का विषय बनना चाहिए। तब संपूर्ण विश्व को संतुलित सुखी सर्वांग सुंदर जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र खड़ा हम कर सकते हैं। वो हमारी क्षमता है, हमारे पास विचार है। उद्यम की आवश्यकता है, उसके लिए संगठन की आवश्यकता है, उसके लिए गुण संपदा की आवश्यकता है। ये करना ही पड़ता है। विजयादशमी आज का विजय पर्व है। 9 दिन सामूहिक शक्ति की उपासना देवों ने की नवरात्रि में, तो सारे समाज को, राष्ट्र को एकीकृत करने वाली जो दावा करती है वेदों में, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ऐसी वो संगठन की, समाज के सामूहिक गुणसंपन्न उद्यम की शक्ति देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने सब संकटों का, असुरों का संहार किया और 9 दिन के उद्यम के कारण 10वें दिन पर विजय प्राप्त होगी। सारे समाज को ऐसा खड़ा करना पड़ेगा, तब काल सुसंगत व्यवस्थाएं बनेंगी। आज की व्यवस्था में जो परिवर्तन आवश्यक है बनेंगे। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। गत अनेक वर्षों से, अब 9वां दशक अगले वर्ष पूरा होगा, संघ यही काम कर रहा है। स्वयं सेवकों के सामने परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम का भव्य लक्ष्य रखता है। उस लक्ष्य को पूरा करने की, योग्यता प्राप्त करने की रोज की तपस्या वो शाखा द्वारा करवाता है। और ऐसे स्वयं सेवकों के तैयार होने के बाद संपूर्ण समाज को साथ लेकर उनके उद्यम से जो कार्य हुए वो सारे के सारे आपके सामने हैं। अपने संस्कृति का सर्वसमावेशक जो मूल्य है, जो विविधता में एकता को मानता है, जो सबका स्वीकार करता है, जो किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, केवल दुर्गुण और अहंकार और कलह छोड़ने के लिए कहता है। सारी दुनिया को आज उसकी आवश्यकता है। अपने देश की विविधताओं में एकता का सूत्र वही है। वह सर्वसमावेशक, उदार, सर्व कल्याणकारी, ऐसा वह तत्व ही हमारे देश की पहचान है। उसको हिंदुत्व कहते हैं। इस हिंदुत्व के गौरव के आधार पर संपूर्ण समाज को अपने आत्मीयता के बंधन में बांधकर, संगठित सूत्र में खड़ा करते हुए, गुण संपन्न बनाकर खड़ा करते हुए देश को परम वैभव संपन्न बनाने का ही अभियान है। और बहुत करना बाकी है। इस देश के गांव-गांव में, गली-गली में, कोने-कोने में संघ कार्य को करने वाली शाखा को पहुंचाना होगा, तभी देश खड़ा होगा। तब हम देश के बारे में, जैसा एक कवि ने कहा है, कह सकेंगे, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को उद्धारती, हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान।
ऐसा हिंदुस्तान अपने उद्यम से खड़ा करना, अपने आंखों से देखे और सारी दुनिया से ये धन्यकार, ये जय जयकार हिंदुस्तान की सुने, इसलिए यह महाअभियान चला है। इस महाअभियान के प्रत्यक्ष सहयोगी बनने का आह्वान करता हुआ इस विजयादशमी के उत्सव पर मेरा ये निवेदन मैं धन्यवाद पूर्वक समाप्त करता हूं। तर युतीवर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं मौन पाहायला मिळालेलं आहे। युती तुटल्यानंतर आज ते या संदर्भात काही बोलतील का याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं, मात्र त्यांनी यावर भाष्य करणं टाळलेलं आहे। मात्र त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचं कौतुक केलेलं आहे। काश्मीरच्या पूरग्रस्तांसाठी सरकारने चांगलं काम केलं असं ते म्हणालेले आहेत आणि गेल्या काही महिन्यांमध्ये चांगले दिवस पाहायला मिळू लागलेले आहेत, याबद्दलही त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारचं कौतुक केलंय। केंद्र सरकारला पुरेसा वेळ देणं आवश्यक आहे असं ते म्हणतात। फक्त 6 महिन्यांमध्ये संपूर्ण परिवर्तन होणं अशक्य आहे। सरकारकडे काही जादूची काडी नाहीये असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे। मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये केलेल्या कामाचं त्यांनी कौतुक केलेलं आहे।